नमस्ते छात्रों। भारतीय शास्त्रीय कलाओं की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, बल्कि खुद एक पूरा इतिहास बन जाते हैं। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम एक ऐसे ही महान कलाकार के जीवन, उनकी अटूट लगन और उनकी कला के गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं। तो आइए एक बेहद शांत और एकाग्र मन के साथ इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे कथक के शिखर बिरजू महाराज से। इसके बाद हम लखनऊ घराना और उसके इतिहास को जानेंगे। फिर समझेंगे कथक की बारीकियां, नृत्य में छुपे हमारे पारंपरिक मूल्य और शास्त्रीय तथा लोक नृत्य के बीच का मुख्य अंतर। और अंत में हम जानेंगे सुधा चंद्रन के अद्भुत साहस की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कथक के शिखर बिरजू महाराज। देखिए, बिरजू महाराज का जो बचपन था ना, वो बहुत ही खास था। एक समय था जब वो अपनी हवेली में छोटे नवाब कहलाते थे। सोचिए, उनके आसपास हमेशा सिपाहियों का पहरा रहता था। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। पिता के देहांत के बाद अचानक से इतनी आर्थिक परेशानियां आ गई कि लाखों के हार वाले उनके डिब्बे बिल्कुल खाली हो गए। ये अनुच्छेद हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है जिसे समझना जरूरी है, गंडा। भारतीय शास्त्रीय कलाओं में गंडा सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि यह गुरु और शिष्य के बीच के एक पवित्र और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। जब बिरजू महाराज की औपचारिक तालीम शुरू होने वाली थी, तो उनके पिता ने कहा कि वे भेंट मिलने पर ही गंडा बांधेंगे। जानते हैं तब क्या हुआ? उनकी माताजी ने उनके ही 2 कार्यक्रमों की कमाई पिता को भेंट के रूप में दी। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि गुरु शिष्य परंपरा का कितना गहरा सम्मान किया जाता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि औपचारिक तालीम शुरू होने से बहुत पहले ही महाराज जी के जीवन में कथक पूरी तरह से रच बस गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर का माहौल ही पूरा संगीतमय था। उनके पिता अच्छन महाराज और उनके चाचा शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज, यही लोग उनके गुरु थे। वे बस उन्हें देख देख के ही बहुत कुछ सीख गए थे। उन्होंने मन में पक्का ठान लिया था कि अगर महाराज बनना है तो कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये हमें बताता है कि सही माहौल हमारी कला को कैसे निखारता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, लखनऊ घराना और कथक का इतिहास। आपने अक्सर शास्त्रीय संगीत या नृत्य में घराना शब्द सुना होगा। इसका अर्थ क्या है? घराना का मतलब है एक ऐसा समुदाय या एक ऐसी परंपरा जहां कला की एक विशेष शैली सिखाई जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक बहुत ही सहेज कर पहुंचाई जाती है। बिरजू महाराज जी का संबंध इसी प्रसिद्ध लखनऊ घराने से था, जिसकी अपनी एक बहुत ही सौम्य और खूबसूरत पहचान है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि कथक की परंपरा वास्तव में बहुत पुरानी है। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी चर्चा रामायण और महाभारत काल में भी मिलती है। शुरुआत में ये सिर्फ मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने का एक बेहद रोचक तरीका था। फिर धीरे धीरे समय बदला, ये कला दरबारों तक पहुंची और अंततः लखनऊ, जयपुर और बनारस जैसे अलग अलग घरानों के रूप में इसका विकास हुआ। इसी इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत किस्सा है बैरिगिया नाला का। हुआ यूं कि एक बार 9 कथक नर्तक किसी नाले के पास से गुजर रहे थे। तभी वहां 3 खूंखार डाकू आ गए। स्वाभाविक है, नर्तक डर गए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने वहीं नाचना शुरू कर दिया और उनकी कला में इतनी शक्ति थी कि वे डाकू सब कुछ भूलकर उनके नृत्य में पूरी तरह मग्न हो गए। यह घटना साबित करती है कि सच्ची कला किसी का भी हृदय बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, कथक की बारीकियां और उसके भाव। क्या आप जानते हैं कि कथक शब्द का असल में मतलब क्या है? ये शब्द बना है कथा से, जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। प्राचीन काल में नर्तक कुछ बोलते नहीं थे, बल्कि अपने चेहरे के हाव भाव और अपने शरीर की हरकतों से ही दर्शकों के सामने एक पूरी कहानी जीवंत कर देते थे। मान लीजिए गोपियों का पनघट पर जाना हो या कृष्ण का कंकड़ मारना, ये सब बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों और हाथों की मुद्राओं से समझाया जाता था। बिरजू महाराज जी की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अपने पूर्वजों की कला को बहुत गहराई से देखा और उसे अपना रूप दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि उनके पिता और चाचाओं के खड़े होने का जो अंदाज था, वो एकदम राजसी था। कथक में एक बहुत ही सुंदर मुद्रा होती है जहां गर्दन को एकदम हल्के से हिलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चिराग की लौ हवा में धीरे धीरे कांपती है।
इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों ने उनके नृत्य को इतना महान बनाया। हमारा चौथा भाग है नृत्य में छिपे पारंपरिक मूल्य। महाराज जी हमेशा कहते थे कि परंपरा बिल्कुल एक विशाल वृक्ष की तरह होती है जो बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसी छाया देती है। इसे समझने के लिए एक किस्सा सुनिए। एक बार फ्रांस में किसी ने उनसे पूछा कि यशोदा कौन है, तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी धरती पर हर माँ यशोदा है और हर बच्चा कृष्ण। बच्चों का रूठना, जिद करना, ये भावनाएं पूरी दुनिया में एक जैसी ही होती हैं। हमारी कला इन्हीं सार्वभौमिक भावनाओं को जोड़ती है। महाराज जी अक्सर माता पिता को सलाह देते थे कि बच्चों को लय के साथ जरूर खेलने दें। दरअसल नृत्य सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। जब आप लय में होते हैं तो आप स्वतः ही अनुशासित हो जाते हैं। ये हमें अपना संतुलन बनाना सिखाता है, समय की कद्र करना सिखाता है। और जब कई कलाकार मंच पर एक साथ होते हैं तो वे एक टीम की तरह एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। अब आते हैं 5वें भाग पर, जहां हम समझेंगे कि शास्त्रीय और लोक नृत्य में आखिर अंतर क्या होता है। इस अंतर को समझने से पहले हमें ताल और लय को समझना होगा। जैसे हम रोजमर्रा के समय को सेकंड और मिनट में नापते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही संगीत और नृत्य में समय को नापने के लिए ताल और मात्रा का इस्तेमाल होता है। और लय का मतलब है उस संगीत की गति। अगर किसी कलाकार को इस सुर और ताल की ही समझ नहीं है तो वो नृत्य कभी भी उसके मन या शरीर में नहीं उतर सकता। तो अब अंतर देखते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य एकदम अलग होता है। लोक नृत्य अक्सर समूहों में होता है, जिसका मुख्य काम मनोरंजन है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद लोग अपनी थकान मिटाने के लिए एक साथ नाचते गाते हैं। दूसरी तरफ जो शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत कड़े नियमों में बंधा होता है। इसमें अक्सर एक अकेला नर्तक होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों के सामने एक बहुत ही परिष्कृत कला का प्रदर्शन करना होता है। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, सुधा चंद्रन का अद्भुत साहस। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। सुधा चंद्रन बचपन से ही एक बेहद प्रतिभाशाली नृत्यांगना थीं, लेकिन साल 1981 में उनके जीवन में एक गहरा अंधेरा छा गया। एक भयंकर बस दुर्घटना में उनका दायां पैर इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ कि उसमें गैंग्रीन फैल गया। जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों को उनका पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। सोचिए जरा, एक नर्तक के लिए पैर खो देना तो उसकी जीवन का अंत माना जाता है, लेकिन सुधा ने तय कर लिया था कि वे इस अंधेरे से बाहर आएंगी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मशहूर विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी से संपर्क किया, जिन्होंने उनके लिए खास जयपुर फुट यानी एक कृत्रिम पैर बनवाया। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। जब वे कृत्रिम पैर से अभ्यास करती तो अक्सर खून रिसने लगता था, असहनीय दर्द होता था, लेकिन उनका अभ्यास नहीं रुका। उनकी इसी अटूट मेहनत का परिणाम था कि 1984 में उन्होंने मंच पर ऐतिहासिक वापसी की। उनके इसी साहस पर मयूरी फिल्म भी बनी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपका इरादा पक्का है तो शरीर की कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। छात्रों, आज हमने कला को केवल एक मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक खूबसूरत तरीके के रूप में समझा। तो अंत में मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ। क्या हम बिरजू महाराज और सुधा चंद्रन जैसे महान लोगों से सीखकर अनुशासन, संतुलन और अदम्य साहस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी पढ़ाई में अपना सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।